बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल आपने 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेट किया होगा भरपूर अंदाज में। कल छुट्टी भी थी। अच्छा, नॉर्मली जब ऐसी छुट्टी आती है ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई, क्या क्या। दो कि मेरी छुट्टी नहीं थी बट स्टिल घर पे भी इनफैक्ट मेरे ब्रदर वाज टेलिंग मी कि भाई ये छुट्टी क्यों ऐसे गुजर जाती है, समझ नहीं आता। क्योंकि वीकेंड के साथ आपकी दो छुट्टियाँ हो ना, जब सैटरडे संडे, तब पता लगता है आप रिलैक्स करते हो, लेकिन मंडे फिर भी मुश्किल होता है कहीं ना कहीं। सो आई होप कि आपकी छुट्टी अच्छी गुजरी होगी, आपने सेलिब्रेट किया होगा, सारा कुछ बखैर आफियत हो गया जी। आज मुल्क की सियासत पे आज यूजुअल हम सुबह सुबह बात करते हैं। आपको पता है मुल्क की सियासत जो है ना, इसमें कभी भी हमें वो जो कि अच्छी खबर होती है ना, उस तरह से नहीं मिलती है। अगरचे हुकूमत की अदलिया से मुतल्लिक जो आइनी तरमीम के मंसूबे का ख्वाब है वो चकनाचूर हो चुका है, मगर इसके बावजूद उसकी हर मुमकिन कोशिश ये है हुकूमत की कि मौलाना फजल रहमान उनका ये ख्वाब पूरा करने में उनका साथ दे दे। लेकिन अब नून लीग ने मौलाना को मनाने का जो टास्क है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दिया है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई भी मौलाना से मुलाकातों का उनका सिलसिला जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ जी वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है उसकी मुखालफत में हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि आइनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें असम्बली में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हुकूमत की मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम है उसके मसवदे पर PTI भी राज़ी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान की तरदीद कर दी है। ये क्या हो रहा है, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया कार है। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक जी। मीर साहब ये क्या हो रहा है? मतलब एक कह रहे हैं जी हम साथ हैं, दूसरे को मना रहे हैं, और ये आइनी तरमीम का मामला इट्सेल्फ इतना सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस सेंसिटिव मामले को आप समझते हैं कि जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है ये ठीक तरीका है? नहीं जी, ये सेंसिटिव तरीका तो नहीं है। ये तो एक कॉमेडी शो है, ये तो एक नेशनल मजाक बन रहा है और हम अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। हमें क्या तकलीफ होती है अगर किसी प्रोविंस का नाम कहीं हो? अगर NWFP है तो आप उसको खैबर पख्तूनख्वा बना देते हैं, तो अगर आपको नवाब शाह है उसको बेनज़ीराबाद बना दिया, लालपुर है फैसलाबाद। ये क्या इसमें कुछ चेंज ऐसे आ जाती है कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं और ये हो रहा है। आप कभी नाज़िम ले आते हैं, कभी DC सिस्टम ले आते हैं, आप अपने सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। और यही चीज़ जो है, ये जो तरमीम है ये एक्सपेरिमेंट है। क्यों है? क्योंकि आप समझते हैं एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि शायद इनकी 68 अगर आप उम्र कर दें तो शायद ये किसी की फेवर कर देंगे, शायद इनका गवर्नमेंट की कोई फेवर में चीज़ बात आ जाएगी, विच मीन्स कि आपने अभी जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनका नाम पहले ही आपने मिट्टी में लपेट के रख दिया। सो मैं समझता हूँ ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो आपकी डेट आ रही है 65 आपकी एज है, गेट ऑन विद इट। आपके नए जजेस आएंगे, नई आपकी ख्यालात आएंगे, आपका सुप्रीम कोर्ट और आगे बढ़ेगा। यही चीज़ हम आर्मी के लिए भी कहते हैं, और इसके अंदर आर्मी का भी आ गया कि भी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आप एक्सटेंशन यहाँ दे सकते हो। तो कल बड़ी अच्छी बात की मौलाना फजल रहमान ने, तो फिर ये पार्लियामेंट भी कहेगी जी हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दे दें आप। तो अगर एक्सटेंशन पे हमने इस मुल्क को चलाना है और फेथ नहीं रखना कि नया एंड अपकमिंग जो लोग आ रहे हैं उनको हम चांस ना दें, तो मैं समझता हूँ कि आप यू आर नॉट डूइंग इट इन द नेशनल इंटरेस्ट बट इन अ पार्टी और अ पर्सनल इंटरेस्ट आप कर रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अब जिस तरह से मीर साहब अभी आप खुद भी बात कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि ओवरनाइट चेंज आ जाएगा और चेंज से हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे, चाहे वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या अपोजिशन है, दोनों का यही सिनेरियो। और ये जो चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस आपके हवाले से आपने बात भी की,
ये मामला जब भी हमने इस तरह का देखा है कि अदालतों के हवाले से कोई भी चेंज लाने की कोशिश की जाती है, तो उस वक्त तो शायद बज़ाहिर तौर पर एक जमात को फ़ायदा हो जाता है जिसके इंटरेस्ट में होता है, लेकिन कभी कभी उसी जमात के अगेंस्ट भी वो चीज़ें आ जाती हैं और वो बैकलैश करती हैं, और ये माजी में हुआ है। डोंट यू थिंक कि ये अगर आपने तरमीम लेकर आनी है जिसमें अदालतों के पॉइंटर्स में स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो इस पे बहुत ज़्यादा सोच विचार, मशावरत, इत्तफाक़ राय होना चाहिए हर जमात का, क्योंकि यू नेवर नो कि हालात कब किसकी फेवर में हैं और ये चीज़ बैकलैश कर जाए किसी भी जमात के लिए। ये करेगी बैकलैश। एक कॉमन सेंस है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपको क्या कहती है? ये आज के प्राइम मिनिस्टर को आप छोड़, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, उनको पता है कि किस जज की अपॉइंटमेंट करनी है उसने। क्या डज ही नो द क्वालिटीज ऑफ दैट जज? डज ही नो द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू बी अ जज? तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इसका मतलब आप ये जो हम सारे बैठ के 50 साल से बातें कर रहे हैं कि जी किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जुडिशरी अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, और आपकी आर्मी अलग हो, तो आप तो खुद आज इंटरवीन कर रहे हैं हर इदारे के अंदर। आप तो खुद ये पॉलिटिकल सर्कल ही कर रहा है ना, पार्लियामेंट कर रहा है। हालांकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, हर चीज पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए, बट पार्लियामेंट मस्ट एक्ट ऑन सैनिटी, नॉट on certain things which probably help the incumbent government. आप इस तरह नहीं करते। आपने ऑपोजिशन को भी बिल्कुल सॉलिड साथ रखना है। अभी आपने कहा कि ख्वाजा आसफ ने एक स्टेटमेंट दी, फिर उसकी रिफ्यूटल हो गया उधर से पीटीआई की तरफ से। यस, सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि क्या सारे एक टेबल पे हैं, क्या सारे एक प्लेट पे हैं? नहीं है ये। सो बेसिकली यहाँ देयर हैज टू बी फुल पार्लियामेंट कि जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या रेक्टिफिकेशन आप लेके आते हैं, आपके पास पूरी जो आपकी पार्लियामेंट है उसकी प्रेजेंस में मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत सीरियस एक चीज है। आपका 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल रहा है, नाउ यू वांट टू चेंज इट, डू समथिंग एल्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक रेट्रोग्रेड स्टेप है एज फार एज प्रोग्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आर कंसर्न्ड। अच्छा ये सब, इस सारी सूरत हाल के अंदर मौलाना साहब ने जो स्टैंड इख्तियार किया और बड़े रेलिवेंट रहे, और जिस पर तहरीक इंसाफ हो या मुख्तलिफ लोग हों वो यही कहते रहे कि मौलाना साहब ने ठीक स्टैंड लिया है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना, उम्मीद अभी बाकी है। हुकूमत को लगता है कि जी मौलाना साहब उनकी साइड पे आएंगे, ये मामला असलूबी से हल हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है। पीपल्स पार्टी भी हमने देखा है कि पहले तो बड़ा वोकल रही, उसके बाद मुलाकातों में भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए भी, लेकिन उसके बाद थोड़ा साइलेंट मोड पे चली गई थी। अब आपको लगता है जो पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई है मौलाना को मनाने की, वो ये जिम्मेदारी अदा कर पाएगी? देखिए जी, एक तो यहाँ क्वेश्चन उठता है मनाना क्या मनाना? I mean, आपके पास क्या दलाइल हैं कि आप उनको कन्विंस करेंगे? उन्होंने तो अपना एक जो आप कह लो कि वर्डिक्ट जो है वो तो उन्होंने दे दिया है। अब आप उनको क्या देंगे? क्या आप उनको कोई किसी किस्म का आप इंसेंटिव देंगे? आप क्या करेंगे? सो द क्वेश्चन है राइजेस, या तो मौलाना साहब अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं जो कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या अगर ये गिर जाएंगे तो मेरी नजर के अंदर इनका जो पॉलिटिकल करियर है उसके अंदर एक झटका आएगा, और फिर उसके अंदर इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है, इंसान की जबान होती है। तो जब एक मौलाना साहब ने एक बात कर ली है जिसपे सारे मुत्तफिक है, तो व्हाट इज द रीजन नाउ? देखो ना, यहाँ तो बड़ी बातें हो रही थी पिछले 3-4 दिन में, नहीं जी कल सुबह साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट इज नॉट दैट इजी। मौलाना साहब को भी पता है, ये बड़े मंजे हुए सियासतदान है, इनको भी पता है, और इनको पता है कि इनको किस तरह अगलों ने इस्तेमाल भी किया। पीडीएम आप देख लो, आपने इनको पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेसिकली ही अंडरस्टैंड्स उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस एज वेल। अब क्यों सारे मौलाना साहब के पास भाग रहे हैं? क्यों उनके पास को 8 वोट बैठे हुए हैं? अब वो वोटों की वजह से जा रहे हैं। उससे पहले मौलाना साहब से बात क्यों नहीं करते? उससे पहले क्या प्रॉब्लम है? आज मुसीबत आती है तो आप मौलाना साहब के पास चले जाते हैं, और यही रिवर्सल में इनके साथ भी हुआ है, सारों के साथ। सो हम क्यों नहीं एक ऐसा एक नेशनल स्टैंड लेते हैं उर्मिला, कि जिसके अंदर आप नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखोगे। नेशनल इंटरेस्ट को जब आप आगे रखोगे, आप जो मर्जी तरमीम में करते रहो, जो मर्जी करते रहो। इसकी तो टाइमिंग ही खराब है। ये जो आप अभी रिक्वायरमेंट्स लेके आ रहे हैं, ये तो टाइमिंग बड़ी डूबियस बन गई हुई है। सो बेसिकली इन डूबियस टाइमिंग्स एंड ऑफ कोर्स
pushing through such a constitutional, amendment, I think इसके अंदर इसके repercussions ठीक है. आपने डूबियस टाइमिंग की बात की, चलिए टाइमिंग के साथ साथ ये जो पैनिक था मीर साहब कि रातों रात ये मामलात हो जाएं, इतवार का रोज़ था, चलिए वो समझ में आ गया जी एक काम था जिसको करना है, लेकिन जितनी जल्दी डाली गई इस सारे मामले के अंदर, जिस पर मौलाना साहब हो या आप JUIF हो, उन्होंने बार बार ये कहा कि जी जल्दी में नहीं, बड़े तहम्मुल का काम है हुकूमत को ये जो जल्दी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूँकि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बार बार इस चीज़ को लाया जा रहा है बीच में, कहते जी उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ये मामलात को तय करना चाहते हैं ताकि इनके लिए आसानी हो। सो आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, ये तो परसेप्शन बन गया, ये तो बिल्कुल एक ओपन परसेप्शन है। इनको ये कर दो तो शायद काजी फाइज ईसा साहब कुछ इनकी फेवर में चले जाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि काजी साहब को इस वक्त ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजी साहब विल बी मोर फेवरेबल। आई डोंट थिंक सो। काजी साहब ने इनको कई डिसीजंस हैं, इन पे क्रिटिसिज्म हुई है, फाइन है, nobody is perfect at the end of the day, but at the end of the day he is the chief justice of Pakistan. Yes. And I think that must be respected. और मैं तो एक्सपेक्ट ये करूंगा कि काजी साहब will go on his time, he will resign, he will not go. और जो आपने शाह साहब का भी सुन लिया कि वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो they will come on their usual ages. So ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक हेड ऑन क्लैश होने वाला है। अल्लाह ना करे ये क्लैश हो, लेकिन अगर ये होता है तो नुकसान स्टेट का है, इन पार्टीज का नहीं। डेफिनेटली नुकसान स्टेट का ही है हर हाल में। अच्छा जी, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि ये जो मुखालफत उन्होंने की है इस हवाले से, हुकूमत मंजूरी की तो दूर की बात है, असम्बली तक में भी नहीं लाएगी, ये उन्होंने कहा जुर्रत भी नहीं होगी उनकी। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम ये कर लेंगे। तो ये जो जुर्रत ना होने वाली बात है, ये इतना कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है मीर साहब? एक तो हमारे जो अल्फाज हैं इनको हमें चुन बोलना चाहिए। पार्लियामेंट्री, वी नीड टू हैव पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। जुर्रत, व्हाट डू यू मीन? एवरीबॉडी, वेदर इट इज PMLA, NPPP, PTI, सारे जुर्रत की बात नहीं है। दे आर ऑल मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड, जो कि लोगों के वोट से आए। तो अगर आप किसी को इस तरह की चीज कहोगे, कोई भी होगा, A या B या C, या इसका रिबटल भी आता है इन अ थ्रेटनिंग मैनर, well, we are not talking parliament here, are we? We are talking street language. So ये street language should parliament, respect की language हमें रखनी है, और जब आप respect की language रखेंगे तो कुछ ना कुछ legacy future के लिए आप छोड़ देंगे। तो अगर आप इसी चीज को आगे लेके चलते रहेंगे, जिस तरह ये मैच हम देख रहे हैं गवर्नर KP के and I mean the language which is going on is not acceptable. इस तरह की बातें नहीं हो। हम लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं? आपने इस चीज को देखना है। शॉर्ट टर्म ये जो ड्रामे होते हैं और ये जो मिकी माउस की ये जो गेम्स चलती है, इनको नहीं हमने देखना। हमने लॉन्ग टर्म के इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आज देख लो कि बदतमीजी कितनी, बिल कितनी हाइट पे पहुंची हुई है पार्लियामेंट के अंदर। देख लिया, ओए 2 नंबर है, ये फलाना है, ये वो है, और ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल हो रही है। साहब, ये लैंग्वेज वाला मामला ना, ये बड़ा मेजर है, जिस पे हम शायद इतना बात भी नहीं करते, या की भी जाती है, एतराज़ात उठते हैं। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एज अ सपोर्ट पार्टी सपोर्टर भी, किसी की भी, अगर आप मुस्लिम लीग नून से हैं या तहरीक इंसाफ से हैं, ये जो ज़ुबान का इस्तेमाल है, जैसे हमने अली अमीन गंडापुर साहब की, मैं यहाँ पे चूँकि बात कर रही हूँ, हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने जलसे में जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है, और सबसे अफसोसनाक बात यह है मीर साहब के उस पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े मंजे हुए सियासतदान TV पर बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये लेगेसी जिसकी बार बार बात की जाती है, ये क्या सियासी लेगेसी है जो हम अपने आने वाली जनरेशन्स या सपोर्टर्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें इतनी गैर पार्लिमानी और फजूल ज़बान का इस्तेमाल किया जाना, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हम दे रहे अपने मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी। ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है। और ये जनरल प्रॉब्लम को सही कहा कि जो लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट्स हैं, ये इस तरह की जबान की, जब कोई मिलिट्री कोई आते हैं, जबान तो फिर भी कभी इस्तेमाल नहीं हुई है। आपने देखा कहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ये जब हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आ जाती है, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी आ जाती है, तो आप देखें कि जबान किस तरह इस्तेमाल की जाती है।
डेमोक्रेसी वो होती है जो एक गरीब आदमी के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तो किसी को परवाह नहीं है। वो तो कहीं जाता है, किसी पुलिस वाला या अपने किसी दफ्तर के अंदर जाता है और कहता है कि मेरा ये काम कर दो, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने राइट्स मांगे, उसको बेचारे को धक्का मार के और इधर कर देते हैं लोग। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर अबाउट? नो, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे एक गरीब आदमी ऊपर नहीं आए। और गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब रखा हुआ है, उसके पास ऐसे ऐसे आइडियाज होते हैं कि वो आगे लेके आना चाहता है, आपको मौका देते हो। सो बेसिकली जब तक हम अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे और अपने बच्चे जो नई जनरेशन जो आ रही है इसको आप कंट्रोल या उसको सही तरीके से अरेस्ट नहीं करेंगे, तो ये तो फिर बेलगाम आपके पार्लियामेंटेरियंस इस तरह इसी जबान के और इससे शायद बदतरीन जबान भी इस्तेमाल करने आते हैं। तो दिस इज व्हाट इज आवर फ्यूचर व्हिच होल्ड्स अस, एंड दिस कैन नॉट हैपन। एंड अल्लाह करे कि कईयों जिनमें संजीदगी है, वो इस चीज को सही रास्ते पे आगे लेके चले। We hope so. Yeah, we hope so कि ये बेहतर हो। अच्छा मीर साहब, अब बात ये है कि क्या होगा आगे, क्योंकि जो बानी पीटीआई है वो ये कहते हैं कि जी मुझे जेल के अंदर रखने के लिए तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, और उससे पहले उनको जनरल फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर लग रहा था जी कि इनको फौजी ट्रायल होगा, इस वजह से उनको ये रखा जा रहा है। अब उनका जेल से बाहर ना आना, जहाँ पे मुख्तलिफ हम तज्जियाकार को भी और टीवी स्क्रीन पे हम रात 8 बजे के बाद जो देखना शुरू करते हैं उसमें यही समझ में आता है जी कि जब तक बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आप इस बात में आपको किस हद तक रियलिस्टिक अप्रोच आपको ये लगती है, क्या वाकई ऐसा ही है? और दूसरी बात ये कि अगर उनके बाहर ना आने से क्या हम आइंदा आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर हालात वाक़यात देख रहे हैं, आए रोज़ तो यही चलता रहेगा? फिर इसके कई पहलू हैं। सवाल क्या है? एक पहलू ये है कि अगर ये चेयरमैन बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं, तो ये खौफ है कि जैसे जुलूस निकलाने शुरू हो जाएंगे, मुल्क के अंदर कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएंगी चीज़ें, शायद कोई हड़ताल और शायद कुछ ऐसी मूवमेंट आ जाए कि जिसमें जो गवर्नमेंट है उसको कुछ तकलीफ पहुंचे। हालांकि तकलीफ इस गवर्नमेंट को नहीं पहुंचेगी, तकलीफ पाकिस्तान को पहुंचेगी। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी। इस चीज़ का एक दूसरी अप्रीहेंशन ये है कि आप हैं कि भाई अगर वो अंदर रहते हैं तो मुल्क का सही चल रहा है, तो चले वो तो जेल में, क्या मुल्क सही चल रहा है इस वक्त? क्या महंगाई पे हर चीज़ पे आपकी कुछ हो गई है? सो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हमने देखो, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, चीजें ठीक हो रही हैं बट एट अ वेरी स्लो पेस। और हम जो है मौत के कुएं में चलाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट, हमने तो जाना है गाड़ी जा रही है उसके, और यही हमारा रवैया अपनी लाइफ के अंदर है कि हमने हर चीज हमें बड़ी तेज चाहिए, जल्दी से चाहिए, और हम एक्सपेक्ट करें कि जो भी आए वो मिरेकल परफॉर्म करे। लेट मी टेल यू कि अगर लेट्स पुट इट हाइपोथेटिकली आर्गुमेंट से कि पीटीआई आ जाती है, पीटीआई के पास कोई ऐसी लीडर है व्हिच कैन डू मच बेटर देन प्लीज टेल मी। देखो ना, ये तो आज आप सबको मिलजुल के बैठ के काम करना है। अब ये PMLN ऐसा कुछ या PPP ले आएगी या PTI लेके आएगी। We need combined heads. We need all heads together. तो जब तक ये heads together नहीं होंगे और मैं और अपनी इंडिविजुअल फाइट्स पे आप चलेंगे, पाकिस्तान will not go forward. हमारे बड़े challenges हैं आगे. We need to overcome by PTI playing a very positive role as a government in waiting. क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कल अगर गवर्नमेंट इनके आती है तो इनके हाथ में क्या आएगा, मुझे बता दो। You're so right. आप बता दें मुझे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी। उनके मुताबिक जी जब तक ये सब लोग मिलकर बैठेंगे नहीं, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कराची में शहरी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इनसे अब बड़े तो बड़े, बच्चे भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चों का घर से स्कूल तक का जो सफ़र है खासा मुश्किल हो चुका है और अक्सर तो बच्चे गिरने से, चोटें लगने से ज़ाहिर है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बच्चे भी आला हुकाम से मसाइल के हल के हवाले से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से जी कराची से तनवीर आहत खान की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। कराची का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह जमा सीवरेज के गंदे पानी से बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। नाज़िमाबाद के इलाके में कायम निजी स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा और असातिज़ा के लिए स्कूल आना और स्कूल से निकलकर घर को रवाना होना शदीद मुश्किल हो गया है। वजह है इलाके की टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का नाकिस निज़ाम। खंडरात का मंजर पेश करने वाली सड़क और इसमें जमा होने वाला पानी अक्सर बच्चों के गिरने और चोट लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में। हमको कभी छींटा पड़ जाता है, बहुत बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर यहाँ पे इतने बैठते हैं। मैंने एक सिंगल डे ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे कोई बच्चा इस स्लिप में गिरा हो और रोज़ बच्चा या तो जाते हुए गिरता है या तो आते हुए गिरा। हमें परेशानी होती है जब हम स्कूल से आते तो छींटे आती हैं हमारे। कब से स्कूल खुले हुए हमारे और कब से ये हाल है इनका, बोल बोल के थक गए लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। देखो भाई भी कल कीचड़ में गिर गया था तो स्कूल कहा कहता करो रोड बनाओ। यहाँ पे कीचड़ बहुत हो रहा है और हर जगह बच्चे गिरे जा रहे हैं, उनको चोट भी लग रही है। बच्चों के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि शहरी इंतजामिया मसला जल्द अज जल्द हल करवाए। बहुत मुश्किल होती है, इंतजामिया को चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे ये सही करवाएं। सामने स्कूल है और यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है बच्चों को आने जाने में। सुबह जब जिस गंदगी से आते हैं बच्चे घीन खाते हैं, आने से यूनिफॉर्म गंदे हो रहे हैं, शूज़ गंदा। सबसे मेन चीज़ हाइजीनिक है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुताल्लिका हुकाम को कई बार मसले की निशानदेही करवाई गई मगर कोई सुनवाई ना हुई। मैंने कंटिन्यूस जितने मसले हैं मुख्तलिफ इदारों को साथ बयान किए लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तालिब इल्म आपके पीछे खड़े हैं, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, लेकिन मैं आपको इस वक्त इस रोड की हालत देखते हुए कहूँगी ये मुस्तकबिल के बीमार हैं, क्योंकि आए दिन ये बच्चे, आपके सामने भी इंसिडेंट्स हुआ कि बच्चे मेरे आ रहे हैं या जा रहे हैं। शहरी इंतजामिया से हमारी यही गुजारिश है, ये जल्द से जल्द रोड ठीक करवाएं। नाज़िमाबाद की तरह शहर की दीगर सड़कों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। सीवरेज के नकारा निज़ाम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहरी इंतजामिया को अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। कराची मसाइल का अंबार बन चुका है। तालीमी इदारों के सामने टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर और उबलते गटर ने तलबा तलबात को अजियत में मुब्तला कर दिया है। तो बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी गुज़रगाह को बेहतर बनाना हुकूमत वक्त की अहम जिम्मेदारी है ताकि यही बच्चे कल मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन अशफाक सोत्रा के साथ तनवीर आहत खान, पब्लिक न्यूज़, कराची। ये वो मसाइल हैं जिनका हल होना चाहिए और ये मेन शाहराए हैं। ज़ाहिर है अगर बच्चों को मुश्किलात हैं, बड़ों को तो होती ही हैं, चले बड़े फिर भी किसी तरह केटाकारी लेते हैं, बच्चों के लिए बड़ा मसला हो जाता है जी। सो हम कराची के इस मसले को हाईलाइट कर रहे थे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं और ये आर्टिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद टाइम एंड विद एज इन्होंने अपनी आर्ट को बिल्कुल ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारे साथ रियाज अहमद साहब मौजूद हैं जो 74 ईयर्स की एज में अपने काम को कर भी रहे हैं और अपनी आर्ट को ज़िंदा रखे हुए हैं। 600 साल कदीम जो फ़न है ये है जी वैक्स आर्टिस्ट हैं ये और वैक्स के इस्तेमाल के ज़रिए मुख्तलिफ फ़न पारे ये बनाते हैं। आज हम इनके आर्ट के हवाले से इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतने सालों से ये आर्ट कर रहे हैं, क्या इनका इंटरेस्ट कब से ये शुरू हुआ और अब इस एज के अंदर किस तरह से ये मुख्तलिफ आर्ट पीसेस को बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपसे बात करके कि आप आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। हमें थोड़ा सा इस वैक्स आर्टिस्ट्री के हवाले से बताएं, ये किस तरह की आर्ट है, आप कब से कर रहे हैं? मुझे 60 साल ज़्यादा हो गए ये काम मैं बना रहा हूँ। मेरे अबावा दाद भी ये काम बनाते थे, मेरे दादा परदादा, और अब जो है तो मेरा एक बेटा है वो बनाता है, इसमें पोर्ट्रेट बनाता है
और इसमें जो है तो फ्लोर कुशन, छोटे सुपर कुशन होते हैं, टेबल क्लॉथ, वॉल हैंगिंग, और इसके अलावा शर्ट कोई अपना डिज़ाइन दे वो भी बना लेते हैं। ये धोने से भी नहीं ख़राब होता है, ये बहुत मजबूत और पक्का काम है। और ये वैक्स जो है तो ये अलसी का एक ऑयल होता है, उसको बीच से जो है तो वो गर्म करके उसको पिघलाया जाता है, और फिर जो है उसमें चाक मिट्टी जो आम पेंट्स की दुकान में मिल जाती है वो मिक्स करते हैं, फिर डब्बे में रखते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी हाथ पे रख के इससे जो है तो हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। और मैं जो काम बना रहा हूँ ये मुग़ल दौर के डिज़ाइन है। उस ज़माने से ये जो है तो मेरे आबा व अजदाद भी बनाया करते थे। तो इसमें मोर ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसमें फूल के डिज़ाइन, और कोई अगर अपना कोई डिज़ाइन दे तो वो भी हम बना लेते हैं। क्या बात है। अच्छा रियाज साहब, अभी आप बता रहे हैं कि वैक्स वो चीज़ होती है इसमें आप मिट्टी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस काम को पक्का करना, जाहिर है हमें पता है कि हम अगर आम वैक्स देखते भी हैं कैंडल्स या वैसे भी तो वो बड़ी जल्दी धुल भी जाती है, साफ़ भी हो जाती है, लेकिन वॉश के बाद इसको मेंटेन करने के लिए किस तरह की टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल करते हैं? इसका ये है कि जो चीज़ हम बना लेते हैं वो दूसरे दिन हम इसको धूप में रखते हैं। अच्छा। तो धूप में जो है तो ये कपड़े के अंदर मिक्स हो जाती है, और ये धोने से बिल्कुल नहीं ख़राब होती। और ये अलसी का पौधा होता है, उसका जो बीज है उसको गर्म करके तो ये बनाया जाता है। तो ये जो है तो ऐसी कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल ट्री गम है। अच्छा रियाज साहब, अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के हवाले से, ये कौन, आपने जैसे मुग़ल दौर का जिक्र किया, ये कितने सालों से होती आ रही है, और इस आर्ट को या आप कर रहे हैं या इतनी कॉमन है या बहुत कम लोग हैं जो ये आर्ट कर रहे हैं? इस वक्त तो हमारे मुल्क में बस 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है। मेरे ख़ानदान के लोगों ने ये छोड़ दिया और वो मुख्तलिफ कारोबार में तो मगन हो गए। तो मैंने जो है तो इस काम को ज़िंदा रखा हुआ है, और मैं अभी तक, मुझे इस काम से इश्क है, और ये जो है तो मेरी जुनून की हद तक जो है तो ये मैं बहुत पसंद करता हूँ इस काम को, क्योंकि मुझे आबा व अजदाद विरसे में मिला है। तो मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, हमसाया मुल्क गया, वहाँ सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मैंने हासिल किया। 23 मार्च 2012 को तमगा इम्तियाज से पाकिस्तान ने नवाजा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ और इज़्ज़त की बात है। अच्छा रियाज साहब, वैसे ये बड़ा बारीक बीनी का काम है, और आपने कहा कि आपको अपने काम से इश्क है। ज़ाहिर है विद टाइम नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको काम करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपके काम से इश्क ही है जिसने आपको इतना एक्टिव भी रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप अपना काम अभी तक जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, इसमें यह है कि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह खुद ब खुद ही उसमें तवानाई जो है तो दे देता है। तो मेरी अभी 74 में शुरू होने वाला हूँ, 73 साल में ज़िंदगी के गुजार चुका हूँ, लेकिन मैं अपने काम के साथ जो है तो बहुत शौक़ रखता हूँ, ये बनाता हूँ। जो चीज़ें कोशिश रायगां हो सकती है लेकिन मेहनत रायगां नहीं होती। तो मेरी चीज़ें इवेंट इस तरह से लोग विरसा मेला लगता है तो वहाँ हम जाते हैं और अपनी चीज़ें जो है तो फ़रोख्त कर देते हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारी सरपरस्ती की जाए, क्योंकि सकाफ़त और कल्चर जो है तो ये डूब रहा है। तो इसको जो है तो ज़िंदा रखने के लिए हुनरमंदों की जो है तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हुनरमंद अपना काम जारी रख सके। डेफिनेटली आपकी तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा एक मशवरा है कि आप अपने काम को इंटरनेट के ऊपर भी आप और आपका बेटा इसको अपना कोई पेज बनाएं, वहाँ पर आप ऑनलाइन अपने काम को फ़रोग़ करें और अपनी आर्ट के हवाले से ज़्यादा बात करें, ताकि पूरी दुनिया तक ये पहुँचे कि ये कितनी कदीम आर्ट है और आप इसको कर रहे हैं। रियाज साहब, मुझे ये थोड़ा सा जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी, सदियों पुराना काम है जी, ये 600 साल से भी ज़्यादा पुराना काम है जी। बिल्कुल, उस ज़माने में मट्टी छान के लगाया करते थे।
वाह ज़बरदस्त। अच्छा रियाज साहब, आप मुझे ये बताएं, मेरे जहन में एक सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ये पहली दफ़ा उस तरह से सुना है, और आप जिस आर्टिस्ट आया है मेरे शो में, ये नॉर्मली वैक्स जो है गर्म चीज़ जब हम इस पे कोई ज़ाहिर होगी गर्म पानी से धोएंगे या इस्त्री करेंगे, तो क्या ये आर्ट ख़राब तो नहीं होती इसके ऊपर, या ये जब कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाती है? ये ठंडे पानी से धोएं, साबुन से धोएं, लेकिन पानी ठंडा हो, और इस्त्री जो है तो उनकी तरफ करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होता। और ना ही मुझे अभी तक कुछ कंप्लेन आई है कि भाई हमने ये धोया और ये खराब हो। अच्छा रियाज, आपने इतने सारे आर्ट पीसेस बनाए होंगे, कोई आपका पसंदीदा जो आपको लगता है कि अभी तक आपका बेस्ट काम है ये? मेरी ये ख्वाहिश है कि इसको लोग सीखें और अपने नए जेन के जरिए जो डिज़ाइन है वो तख्लीक करें, और इसमें जो है तो और जिद्दत पैदा करे। लेकिन मैं अकेला आदमी एक दिन में ये वाला जो पीस है मैं 2 दिन में 3 दिन में एक मुकम्मल कर लेता हूँ और वो बिक जाता है। तो ये लोग सीखें इसको कोई ट्रेस करे, कटाई करे, और बनाने वाले लोग हों ताकि हमें ऑर्डर मिले और बाहर की मंडियों तक रसाई। ज़रूर, और रियाज साहब हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि आपके आर्ट को मज़ीद जो है दुनिया को बताएं भी, और हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि आपसे राबिता करके आए और मज़ीद करीब से आपके काम को देखें और इसको पूरी दुनिया को बताएं कि ये कितना कदीम आर्ट है और आप इसको ज़िंदा रखे हुए हैं, और आपका ये जुनून है जिसको आप अभी तक परसू किए हुए हैं। रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपकी मुलाकात कराई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और अब हम आपकी हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। नॉर्मली हम मुख्तलिफ इश्यूज़ को डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपके कानों की हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। आप इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, आपकी सेहत का। इसका अच्छे कान, आपकी जो हेयरिंग है वो उसका अच्छा होना, और ऑब्वियसली कान के अंदर बहुत सारे विद टाइम इश्यूज़ आते हैं, और अब चूँकि हम बहुत हैंड्स फ्री एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हम इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते अपनी इस हेल्थ को लेकर। सो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के और ENT स्पेशलिस्ट हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। कैसे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कानों की सेहत, आपकी जो हेयरिंग है, इतना इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है आपकी बॉडी का, हम इसका ख्याल उस तरह से रखते हैं जितना हमें रखना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में हर बंदा अपनी केयर तो करता है। इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे बेहतरीन मखलूक है, और इंसानी चेहरा जो है मास्टरपीस ऑफ गॉड है। अल्लाह मियाँ को इंसान बहुत पसंद है, इसीलिए सजदा तक करवाया गया। कान सुनने के लिए भी हैं, बैलेंस भी कंट्रोल करते हैं, और आज की कॉस्मेटिक्स में इजाफा भी करते हैं। देखिए फीमेल, अब तो मेल भी देखा देखी ऑर्नामेंट्स कान पे टांगना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स जस्ट ग्लोबल विलेज। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कान की हिफाजत करना, ये आपके सुनने के लिए, आपके बैलेंस के लिए, आपके कॉस्मेटिक रीजंस के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे बेटे बहुत मसला होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो पेरेंट्स को नहीं पता कि इसकी विजन देखना और सुनना नॉर्मल है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा सा कम है। पता कब चलता है? जब बच्चा थोड़ा सा लेट बोलता है, या बोलता है लेकिन साफ नहीं बोलता। और तीसरी बड़ी वजह कि पूरी क्लास को एक बच्चा इनडिफरेंट है, सुन नहीं रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर इंसान का 6 माह की एज तक विजन और हीयरिंग का 100% श्योर होना चाहिए कि नॉर्मल सुनता है। नॉर्मल मीन 100% नॉर्मल। इसको आप यूँ सोचिएगा कि एटलीस्ट हर 5 में से एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है नया मॉडल, उसकी स्मार्ट नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी कम है, ज़्यादा सी कम है, या है ही नहीं है। आज की डेट में हम 100% कह सकते हैं कि साइंस इज़ लाइक ए रशिंग वाटर, रिफाइन हो रही, हर दिन एक नई चीज़ इजाफा हो रही है। ये इल्म बहुत बड़ी रोशनी है।
all diseases of ear are almost 100% treatable. अच्छा, वाह। जो बच्चा नहीं भी सुनता वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही सुनेगा और 99.9% नॉर्मल स्कूल में ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और बच्चा हमारे गांव का है या लाहौर कराची शहर का है, वो अल्लाह मियां ने इतना इम्पोर्टेंट बनाया जैसे आइंस्टाइन बनाया। जितनी अच्छी उसको माहौल देंगे, पेरेंट्स घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चे को पैम्पर करेंगे, बच्चे को टाइम ज़्यादा देंगे, हम सब ने अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना। बिल्कुल ठीक है। अगर हम डेली बड़ी सिंपल सी ग़िज़ा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, लंबी सी नींद और सोने से बहुत पहले अपने फ़ोन, डिजिटल फ़ोन दूसरे कमरे में रख आएँ, तो आप समझें आप बेस्ट पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम आजकल इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं इन गैजेट्स के। इवन जब आप बात करें कि हर चीज़ ट्रीटेबल है, लेकिन हम प्रिवेंशन की तरफ भी नहीं है। हम अभी, चूँकि मैं ख़ुद भी एयरपॉड्स का इस्तेमाल, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल हर दूसरे शख्स के कान में लगा हुआ है। हमें रियलाइजेशन ये है कि हम जिस आवाज़ या जिस टोन में बोल रहे हैं, जिस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं, जितना लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो हमारी कानों की सेहत पे बड़ा असर डाल रहा है। मिस 3 साल से तो WHO बार बार कह रही है कि ये स्मार्टफोन जो हैं ये स्मार्ट में कमी का एक मेन फैक्टर है। पहले था कि इन्फेक्शंस, अद्वियात का गलत इस्तेमाल एक मेन फैक्टर था। ठीक है। अब ये स्मार्टफोन, गैजेट्स का मिसयूज़, ओवर यूज़, ट्रिमेंडसली ओवरवेलमिंग जो यूज़ है। अब तो पेरेंट्स ये भी नहीं ख्याल करते, माएँ अगर बिज़ी हैं तो फ़ोन एंड यूट्यूब इज़ अवेलेबल जस्ट मेक अ फन। जैसे फीडिंग बॉटल है, फीडर है, इन्फेक्शन फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया फीडर है। अच्छा। जो बच्चे मदर फीड पे होंगे, बैठ के फीड करवाया जाएगा। फीडिंग के दौरान बच्चे को सुलाना नहीं है और फीड देने के बाद बच्चे को पूरे घर के माँ ने 3-4 चक्कर लगाने ताकि गैस और उसके बब्स निकल जाएं। इट मीन्स कि इन्फेक्शन इन बच्चों में होने का चांस बहुत कम है। और वैक्सीन भी प्रॉपर लगवाई हुई है, तो ये पेरेंट्स बिल्कुल हीरोइकली बहुत अच्छे रोल मॉडल पेरेंट्स हैं। फीडर ज़रूरी हो किसी वजह से देना तो प्लीज़ 6 माह साल तक उसको बंद कर दें। वीनिंग लफ्ज़ है कि जल्दी से सॉफ्ट डाइट की तरफ आ जाए। ठीक है। वैक्सीन ज़रूर टाइम पे लगवाएं। ये फीडर, ये चूसनी इन्फेक्शन का बहुत बड़ा बायस है। इसको अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टॉन्सल, गला, नाक की इन्फेक्शन, कान की इन्फेक्शन रैम्पेंट होगी, एक्सटेंसिव होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फिर आपको बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सारी आपने बिल्कुल सही का अवॉइडेबल, ये प्रिवेंटेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बात करें कि बच्चों के अंदर ये हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि हम फीडर का इस्तेमाल, तो मैंने इतनी बड़ी एज के बच्चों को देखा है जो 4-4 साल के बच्चे फीडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पेरेंट्स बेचारे मतलब वो कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चा नहीं छोड़ा, जाहिर है उनको बच्चे को आदत मैं लाइटर नोट पे जी वो कहते हैं कि बाबे की खांसी भी नहीं जाती और बाबा सिगरेट हुक्का भी नहीं छोड़ रहा। बच्चे की इन्फेक्शन भी नहीं जा रही, आए दिन चेस्ट इन्फेक्शन, कानों की इन्फेक्शन हो रही, कानों से रेशा आ रहा है। माँ ने फीडर को स्लीपिंग पिल समझ लिया कि जब भी काम बिजी है बच्चे की मुंह में दिया चूसनी, ले जी माँ तो फारग होगी। और गलती से अगर बच्चा है ही एट द एक्सपेंस ऑफ मेड, अपने बच्चों को प्लीज़ टाइम खुद दें, मेड सर्वेंट के एक्सपेंस पे ना छोड़ें। आप एक बहुत बड़ा उनका बचपन, गोरे एक बात करते हैं कि इफ़ यू डोंट एंजॉय द चाइल्डहुड ऑफ योर चिल्ड्रन, ओन चिल्ड्रन, आप अपना बचपन पूरा बेटे रिवाइव करते हैं अपने बच्चे के साथ। दैट्स हाउ यू एंजॉय योर चाइल्ड। इस चाइल्ड नहीं है, ये आपका एक टॉय भी है, लिविंग टॉय, फुल ऑफ लाइफ। उसकी पूरी आपकी लाइफ रिवाइज हो रही होती है। आप उसको जल्दी से ट्रेन कर रहे हैं। एक जनरेशन आपसे पहले थी, उस वक्त 6 साल 7 साल का बच्चा जाता था और फिर भी कहता था नहीं इसका अब्बा तो 11 साल पे गया था, तो ये बड़ा नेक काम कर रहा। आज बच्चा 3-4 साल पे, 5 साल पे एक अच्छे खास से इंस्टीट्यूशन में उसका पार्ट बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सो वी हैव टू गियर अप, वी हैव टू गो विद हैंड इन हैंड्स। ग्लोबल विलेज बन गया ना,
हम अपनी दुनिया में आज लाहौर में बैठ के पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्थ अमेरिका तक से ब्रिज द गैप करनी है। You're right. जो देखें एशिया में एक दो कंट्री हैं, आई कैन टेक लाउडली द सिंगापुर, जापान। अमेरिका ने जो इतने देर में किया, सिंगापुर ने वेरी शॉर्ट टाइम, फ्यू डेकेड्स में करके दिखाया। You're right. इट मीन्स वी कैन ब्रिज द गैप। हमें सदियां नहीं चाहिए, जिन्होंने ठीक होना है उनके लिए 2-3 डेकेड्स काफ़ी हैं। बहुत है, जस्ट सिरात मुस्तकीम। हमें यूनिटी चाहिए, हमें स्माइल चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को एक रीइंफोर्स ठीक ठाक, हम सारे रस्सी को सिरात मुस्तकीम एक ही तरफ खींचेंगे तो यूनिटी लाइज हियर, तरक्की लाइज हियर, हम डेफिनेट आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। बच्चों की सेहत के हवाले से, कानों की हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और हम आपकी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको पता है मंकी पॉक्स को लेकर बहुत सारे खबरें आ रही हैं, कुछ खबरों में सच्चाई भी है। क्या चीज़ें हैं हकीकी बुनियादों पे, क्या मसाइल हैं, और जो 7वां केस सामने आया है, ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उन पेशेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री है। हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, सिम्टम्स क्या हैं और क्या ये इतना अलार्मिंग है जितना बताया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर सादिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। स्टार्ट करते हैं मंकी पॉक्स और एम पॉक्स। ठीक है। एक वायरल डिजीज़ है और ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की फैमिली से इसका ताल्लुक है, और एक इन्फेक्शस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़। अब मंकी पॉक्स एज इट नेम्स शोज़, ये मंकी से 1950 में डायग्नोज हुआ। फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में आया। बेसिकली इनिशियली ये जूनोटिक डिजीज़ थी, वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों को होती है। ये सिलसिला चलता रहा। 2003 में अमेरिका में एक आउटब्रेक हुई थी जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थी। ठीक है। तो वहाँ से फिर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई। तो 2017 के अंदर नाइजीरिया में री एमर्ज हुई ये डिज़ीज़। बहुत ज़्यादा उसमें कैजुअल्टीज़ हुई, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा थे। और ग्लोबली 2022-23 में यूएस, यूरोप में इसकी एक आउटब्रेक्स हुई। उसमें ये था कि इसके 2 स्ट्रेन्स हैं बेसिकली, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 2 लेस लीथल है, 99.9% सर्वाइवल रेट है। ओके। दैट वाज द ग्लोबल 2022-23। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इन 2024 इज द इन्फेक्शन इज बाय क्लैड 1, विच इज़ मोर सीरियस वन। अगर हम इसकी केस फर्टेलिटी रेट जैसे शरह अमवात की बात करें तो 1 to 10% है, यानी कि अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स है तो 1 से 10% लोग जो हैं फौत होने का उनका चांस है। बट इसमें भी 1 to 3.3%, 10% वो होंगे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, ओल्ड एज हैं, सिक हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, यस, जिनकी इम्यूनिटी अपनी कम है, उनमें ज़्यादा चांस है। राइट नाउ 1 to 3.3% इज़ द रेट। जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो 2023 में वी हैड 9 केसेस, जिसमें से एक डेथ हुई थी मंकी पॉक्स की। और अगर हम 2024 की बात करें तो 30 अगस्त को हमारे पास गल्फ से एक ट्रैवलर आए थे, पैसेंजर आए थे, उनका ताल्लुक पेशावर से था, उनमें सिम्टम्स थी, साइंस थे, तो वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव थे। नाउ वी हैव सेकंड केस ऑन 14 सितंबर, जो फ्यू डेज बैक है, सऊदीया से फ़्लाइट आई थी। उसमें जो पैसेंजर थे उनमें सिम्टम्स थी, उनको स्क्रीन किया गया और वो पॉजिटिव हैं। He basically belongs to Gujarat, so you can say it's the first documented case in Punjab. Okay. That person. So ये है, और इसकी वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान में itself कि हम कहें कि हमारे यहाँ कोई केस वो वैसे नहीं है। कोई भी ट्रैवलर जो बाहर से आए हैं उसमें ये हमें पाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? फिर क्विकली मैं चाहूँगी आप सिम्टम्स बता दें, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है उसको क्या सिम्टम्स हैं तो वो फ़ौरन स्क्रीनिंग कराए, और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एयरपोर्ट स्कैनिंग के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूँ। ऑलवेज इट्स से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सिंपल इज़ दैट। हमें इस चीज़ को देखना, अब हमें पता चल गया है कि ये है क्या। इसकी अलामतें ऐसे हैं, 1 to 21 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है मंकी पॉक्स का, विच इज़ लाइक 1 दिन से 21 दिन में जब आपको इन्फेक्शन हुई और सिम्टम्स आए। इसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। एक है 1 दिन से 5 दिन, प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं, जिसमें आपको बुखार होता है, जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन का होता है, आपको सर दर्द है, जिसम में बॉडी एक्स एंड पेन्स एंड दर्द है। मगर इसकी एक डिस्टिंक्ट फीचर जो मंकी पॉक्स का होता है, उस पर आपको जो जिसम में गदूद होते हैं आर्मपिट्स में,
वो स्वेलअप हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरी फेज़ है, उसमें दाने बनते हैं, दानों के डिफरेंट मरले हैं, उसमें पानी भरता है, फिर वो सूखते हैं, फिर खरिंड आता है, फिर वो उतरता है, और जब तक उस बंदे की वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है। हमें कोविड से बहुत अच्छा अंदाज़ा है। मास्क पहने, पेशेंट मास्क पहने, अपने कवर करे लियंस को और प्रोटेक्शन करे। जो अटेंडेंट हैं, टेक केयरर हैं, वो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव जिसमें एप्रन आ गया, मास्क आ गया, वो हो गया, कंटेमिनेटेड चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करें, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करें, ये सारी इसकी प्रिवेंशंस हैं। एज़ फार एज़ हमारी जो गवर्नमेंट है फुली प्रिपेयर्ड है। ठीक है। जो बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में उनका फीवर लेते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, कोई नेलियंस तो नहीं है, सारा कुछ है। अगर ऐसा हो तो पूरा हमारा सिस्टम अलाइंड है, उस पेशेंट को 1122 पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं, उनका मंकी पॉक्स फोकल पर्सन आता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है, आइसोलेट करते हैं उस पेशेंट को 21 डेज तक, एंड आफ्टर दैट हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग है ये हमें थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। इट वाज वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन स्टिल हमने मैनेज कर लिया जी। मंकी पॉक्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com